हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रेनू यादव एंड वेलकम टू माय चैनल आर वाई एजुकेशन इज़ लाइफ। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस, जो आपका इस वीडियो में चैप्टर 7 से लेकर 17 चैप्टर तक के एमसीक्यूज़ होंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में हेल्पफुल होंगे। और ये क्वेश्चन सिर्फ किसी बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित नहीं है, बल्कि जेटेट, सीटेट या अदर टेट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो हम लोगों ने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 7 दहन एवं ज्वाला से संबंधित कुछ एमसीक्यूज़, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए बोर्ड एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे आपके, ठीक है। जो झारखंड बोर्ड होते हैं आपके क्लास 8 में, वो होने ही हैं, तो उसमें एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आएंगे। तो कोशिश तो करनी होगी और आपको पढ़ने ही होंगे, तो बुक्स रीडिंग करें और आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप लोग एमसीक्यूज़ को इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए, ये तो एक मैं मॉड्यूल है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को एक हेल्प मिल जाए। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दहन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, यानी कि दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, जरूरी है। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस है जो जलने में या दहन में मदद करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दहन के लिए आवश्यक है हवा, पानी, आग या ज्वाला। तो दहन के लिए हमेशा याद रखिएगा हवा की ज़रूरत होती है, एयर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में कौन ज्वलनशील पदार्थ है, यानी कि कौन जलता है, इजीली जल जाता है, यानी कि बहुत आसानी से जल जाता है। तो याद रखिएगा ये है पेट्रोल, जो बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन सा दहनशील पदार्थ है। दहनशील पदार्थ, ठीक है, एक ज्वलनशील होता है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ठीक है, और एक दहनशील है। तो याद रखिएगा ये है किरोसिन ऑयल, ठीक है। किरोसिन ऑयल किसी को भी जलाने में मदद करता है। आगे किसी भी चीज़ को, ओके, किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करता है। नेक्स्ट है 5 नंबर, निम्नांकित में कौन सा दहनशील पदार्थ नहीं है, मतलब कौन दहनशील पदार्थ नहीं है। तो यह देखा पत्थर नहीं है, लकड़ी, पेट्रोल, कोयला, ये सब दहनशील पदार्थ हैं। याद रखिएगा जैसे किरोसिन तेल क्या है, ये दहनशील पदार्थ है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, क्या है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए नेक्स्ट है, इसका मतलब ये है कि कभी विद्युत उपकरणों में आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए, यानी कि आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी शर्त आवश्यक है। आपको बताना है कि दहन की क्रिया के लिए निम्न कौन सी आवश्यक शर्त है। तो याद रखिएगा कि पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि लकड़ी का जलना किस प्रकार के दहन का उदाहरण है। तो जब लकड़ी को जलाते हैं तो वो किसका है, मंद दहन का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में किस ईंधन का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है। यानी कि आपको ये बताना है कि जो उष्मीय मान है ईंधन का, उष्मीय मान सबसे अधिक किस में होता है। तो वो होता है एलपीजी गैस में। चलिए एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो हम लोग घर में ही प्रयोग करते हैं खाना बनाने में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो इसे एमसीक्यूज भी ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। आपको बताना है ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा ज्वाला में 3 क्षेत्र होते हैं। कितने क्षेत्र होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कागज के कप में पानी डालकर गर्म करने पर क्या होगा। कागज़ के कप में अगर पानी डालकर हम लोग गर्म करें तो कागज़ का कप जलेगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, नहीं जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। तो याद रखिएगा वो है आपका ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन सी गैस दहन में उपयोगी है। तो याद रखिएगा वो है आपका ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। अभी जस्ट मैंने एक बताया, तो उसका नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है।
चलिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है 15 नंबर, एलपीजी का जलना एक उदाहरण है। तो एलपीजी का गैस का जो जलना है वह एक तीव्र दहन है, तीव्र दहन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 16, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक कौन है? अगर हम लोग ऊष्मीय मान का जो मात्रक होता है, ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक, तो किलोग्राम प्रति, सॉरी यहाँ पे केजी जो दिया हुआ है, केजी भर से प्रति केजी, ठीक है। किलो, यहाँ कैलोरी की बात की गई है, ठीक है, कैलोरी की बात की गई है जो प्रति किलोग्राम किया जाता है, कैलोरी जूल है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर, निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है जो अपने आप जलने लगता है? तो वह श्वेत फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन विस्फोटक का उदाहरण है, विस्फोट का काम करता है? तो याद रखिएगा पटाखा का दहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मोमबत्ती की ज्वाला का मध्य भाग कैसा दिखाई देता है? तो मोमबत्ती की ज्वाला का जो मध्य भाग होता है वो पीला रंग का दिखाई देता है। 20 नंबर, आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा सर्वत्र पदार्थ कौन सा है? तो याद रखिएगा जल, जल ही है जो हर जगह उपलब्ध हो जाता है और किसी भी आग को बुझाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, तेल में लगी आग को किस अग्निशामक द्वारा बुझाया जाता है? तो याद रखिएगा किस अग्निशामक के द्वारा? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, किस गैस की अधिकता विश्व उष्णन के कारण बनती है? तो वो है, याद रखिएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विश्व उष्णन मतलब ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीजमेंट होती है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है वह क्या कहलाता है? मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं ज्वलन ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, गलत कथन को चुने, जंगल में आग लगने का कारण क्या है? जंगल में आग लगने का कारण क्या है? पहला, मनुष्यों की लापरवाही, दूसरा वृक्षों की कटाई, तीसरा सूर्य की गर्मी और चौथा बिजली गिरना। अगर बात करें जंगल में आग लगने की तो इसका मुख्य कारण है वृक्षों की कटाई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका चैप्टर 8 से होगा, जो हम लोग चैप्टर 8 है वो है जंतुओं में जनन, याद रखिए, और क्लास 8 का है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1, अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को क्या कहते हैं? जब अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है उसे निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क होता है वह है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कायांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आंतरिक निषेचन होता है, कहाँ होता है? जब भी आंतरिक निषेचन की बात करें तो वो शरीर के अंदर होता है, तो वो मादा के शरीर में होता है निषेचन। चलिए, बाह्य निषेचन कहाँ होता है? बाह्य निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? याद रखिएगा मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है उष्मायन के लिए, ठीक है, उष्मायन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? अगर हाइड्रा का अलैंगिक जनन की बात करें तो उसे कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? तो हाइड्रा में जनन की विधि मुकुलन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8, मुकुलन द्वारा जनन निम्न में होता है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसे शेयर भी करें। चलिए आगे, नेक्स्ट है 9 नंबर, अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो ये द्विखंडन के द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मादा युग्मजन तथा नर युग्मजन के संयोजन की विधि क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा उसे कहते हैं निषेचन, निषेचन।
नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? तो नर और मादा मिलकर क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? तो एक युग्मनज में एक ही केंद्रक होते हैं। कितने होते हैं? एक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, जो जंतु अपने जैसे शिशु को जन्म देता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसे कहते हैं जरायुज। क्या कहते हैं? जरायुज, जो अपने जैसे जंतु का जन्म देते हैं। नेक्स्ट है वे जंतु जो सीधे शिशु से जन्म ना देकर अंडे से जन्म लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जो अंडे से जन्म लेते हैं उसको अंड प्रजक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है वह प्रक्रम जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी अपने जैसे दूसरे जीवधारियों को उत्पन्न कर सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे जनन कहते हैं। अब आगे चैप्टर में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि कितने एमसीक्यूज है जो हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? देखिए, मैं क्वेश्चन तो पढ़ दी, पर उससे पहले आपको मैं बता दूं कि जो चैप्टर है लाइट है, जो चैप्टर 9, और लाइट को हिंदी में प्रकाश बोलते हैं। मैं बता रही हूँ बार बार कि आप लोग ये एमसीक्यूज ज़रूर आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन करें, ताकि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और JCERT की किताबें ज़रूर पढ़ें, झारखंड के जो भी स्टूडेंट है, JCERT। ओके, देखिए NCERT की पुस्तक या JCERT की लगभग सेम ही है। बस इसमें एक बात क्या है कि JCERT में झारखंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो दी गई है, जो NCERT में नहीं दी गई है। ठीक है, चलिए, वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? तो प्रकाश ही वस्तुओं को दृश्य बनाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे प्रदीप्त कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम हैं, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4, आँख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? तो ब्रेल लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है? तो याद रखिएगा, हमारे नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो आंसर होगा पुतली। क्या कौन करता है? पुतली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान डैश होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होता है हमेशा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? याद रखिएगा, ये हमेशा ही बराबर होता है, सदैव इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सी जोड़ी हमेशा बराबर होती है? तो याद रखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो है वही होगा आंसर, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है? समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को दिखा सकता है, तो उसको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो इसका जो आंसर है पेरिस्कोप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का प्रयोग होता है? तो बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में हमेशा याद रखिएगा 3 प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? मानव नेत्र के रंगीन भाग को परितारिका यानी कि आइरिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो याद रखिएगा, यह उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो याद रखिएगा, वर्ण विक्षेपण। क्या है? वर्ण विक्षेपण। और क्वेश्चन नंबर 17, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो परावर्तन का मान कितना होगा? यानी कि परावर्तन
का मान कितना होगा? तो याद रखिएगा आपतन बराबर परावर्तन होता है, तो वो भी 60 डिग्री का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगर मनुष्य के सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी अगर पूछा जाए कि वो क्लियर कितने एकदम स्पष्ट रूप से कितनी दूरी पे देख सकता है, तो वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, किसी भी वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी का स्पष्ट दूरी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? तो आइरिस में जो छोटे से छिद्र होते हैं उसको हम लोग कहते हैं पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा 3 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? तो 7 रंगों में होता है। ठीक है, इसलिए इसे इंद्रधनुषी रंगों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 22, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश रंग 7 रंगों में विभक्त हो जाता है? तो याद रखिएगा ये जो इसका आंसर होगा विक्षेपण प्रक्रिया के कारण। नेक्स्ट है 23 नंबर जो है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। नेक्स्ट 24, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है, तो वो कितना होगा? 1/16 सेकेंड तक। याद रखिएगा इतना समय लगता है फोटो के, मतलब हमारे नेत्र के रेटिना पे जो फोटो बन जाता है उसको हटने में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है 25 नंबर और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ये, नीचे दिए गए चित्र ABC के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है? जैसे पहला परावर्तक सतह A, परावर्तक सतह B, परावर्तक सतह C। तो बताएं किस सतह पर आपतन कोण का मान आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होगा? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा सभी तीनों सतहों पर क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण जो होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक घर्षण एक अनिवार्य बल है। घर्षण एक क्या है? अनिवार्य बल है। तो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर से, घर्षण बल कब उत्पन्न होता है? तो जब विपरीत दिशा में बल लगता है तभी क्या होता है? घर्षण बल उत्पन्न होता है। दूसरा है कि घर्षण बल हमेशा कैसा होता है? तो घर्षण बल यहाँ पे मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा, कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तैलीय सतह से क्या होता है? तो घर्षण घटता है। तैलीय सतह से घर्षण घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4, घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो घर्षण से कम होने वाले पदार्थ को हम लोग स्नेहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, घर्षण को कम किया जा सकता है तेल से, ग्रीस से, पाउडर से या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखिए घर्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है? रुखड़ा करके उसे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे तरल घर्षण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति है? तो वो है वृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसमें सर्पी घर्षण कम होता है? तो स्थैतिक घर्षण में। किसमें होता है? स्थैतिक घर्षण में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बॉल बियरिंग के उपयोग से क्या होता है? बॉल बियरिंग अगर प्रयोग किया जाता है तो घर्षण घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, टायर के तीलियों की गोटी क्या करती हैं? घर्षण को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, घर्षण से उत्पन्न होती है, घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है? तो याद रखिएगा कम हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर क्या होता है? अधिक होता है, यानी कि चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़े सतहों पर अधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, जोरों की वर्षा के कारण मैदान गीला हो जाने पर बिना जूते पहने फुटबॉल खेल रहे खिलाड़ियों के लिए घर्षण क्या हो जाएगा? तो घर्षण यहाँ पर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, घर्षण निर्भर करता है किस पर? पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि वहाँ पे घर्षण बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? कम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, उसके बाद हम लोग 14 चैप्टर के क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नांकित में से कौन सा कथन क्या है? गलत है। तो याद रखिएगा, ये 3 नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। हवा में घूमने वाली गंदे पर घर्षण बल नहीं लगता। यहाँ हवा में जो घूमने वाली जो धुलकन होती है उस पर किसी प्रकार का घर्षण नहीं लगता है। चलिए अब आते हैं 14 नंबर चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो होता है हार्ट टच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंपन आयाम का एसआई मात्रक क्या है? तो कंपन आयाम का एसआई मात्रक मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, आवर्तकाल का मात्रक क्या है? तो आवर्तकाल का मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क पुरुष में वॉक तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो 20 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि कंपन की प्रति सेकेंड संख्या आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महिला की वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो वो है 15 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्राश कितनी होती है? मनुष्य कितने से कितना हर्ट्ज तक आवाज़ को सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? अश्रव्य ध्वनि, जिसे हम लोग नहीं सुन पाते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि संचरित हो सकती है किसमें? तो ठोसों तथा द्रवों में और गैसों में हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो छोटी बच्चे की जो आवाज़ की आवृत्ति होती है सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? तो ये आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अप्रिय ध्वनि को शोर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कंपन। क्या होगा? कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, टीन के 2 डिब्बे और डोरी से बने खिलौना टेलीफोन से जब 2 व्यक्ति बोलने सुनने की प्रक्रिया करते हैं तब एक दूसरे की बात सुनाई देती है, इसमें ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि का संचरण कैसे हो रहा है? तो ये हो रहा है डोरी के माध्यम से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे देखते हैं हम लोग, जो आपका चैप्टर 16 से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके 16 चैप्टर से है, वायु एवं जल प्रदूषण। चलिए पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा घर गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए, यानी कि ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जाना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का बढ़ना। क्वेश्चन नंबर 4, अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव हैं? तो अम्ल वर्षा के सबसे प्रमुख अवयव हैं 3 नंबर 1 तथा 2, या 1 तथा 2 का मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल दोनों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा मनुष्य पर, वृक्षों पर, भवनों पर, सब पर, यानी कि तीनों होंगे। तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण का अजैविक कारक है? तो याद रखिएगा पर्यावरण का अजैविक कारक है वायु। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी जो है वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो वो है आपका CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है? तो जो प्राथमिक प्रदूषक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हमें स्वच्छ श्वसन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 जो है क्वेश्चन में, हवा का
हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सी विषैली गैस श्वास के द्वारा शरीर में पहुंचती है? तो वह है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, याद रखिएगा, सांस से नाइट्रोजन हमारे सांस में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 13। पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। झारखंड के अनेक जगहों पर भूमि के अंदर आर्सेनोपाराइट नामक खनिज पाए जाने के कारण भूमिगत जल किस तत्व से विषाक्त हो जाता है? तो वो हो गया आर्सेनिक के कारण। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थ क्या होते हैं? तो उसे कहते हैं प्रदूषक। क्या कहते हैं हम लोग? प्रदूषक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। झारखंड के किस शहर में लोहा इस्पात की फैक्ट्री है? तो याद रखिएगा ये है जमशेदपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके चैप्टर 17 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण से संबंधित है। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। सामान्य वर्षा से कितना कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है? तो लगभग 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिरसा मुंडा जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो यह रांची में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3। दलमा अभयारण्य किस जिले में अवस्थित है? तो वह है पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 4। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो वह है रांची। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। प्राकृतिक आवास का वन्य प्राणी संरक्षण किया जाता है? तो इसका आंसर जो होगा मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। भारत में कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो वो है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? अगर बात करें भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल कितनी संख्या है? तो वो है 77। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी 1972 से 1973 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। संकटापन स्पीसीज हैं, याद रखिएगा बाघ क्या संकटापन स्पीसीज हैं क्योंकि इसका रीज़न ये है कि हम लोगों ने वन की खूब कटाई की है जिसके कारण से पर्यावरण में बहुत ज़्यादा असंतुलन हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में कुल अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो वो है 421। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं डैश कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है या विलुप्त हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग संकटापन जंतु। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिर्फ क्वेश्चन को देखना नहीं बल्कि उसे लिखना भी होता है और आप लोग उसे कॉपी भी करें ताकि जो एग्जामिनेशंस में आप लोग कंफ्यूज रहते हो वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाए आप लोगों का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये पलामू में है बेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर जो है कि झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन स्थित है? तो ये है लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। वनों को समाप्त करने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वनोन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वनोन्मूलन का कारण है, क्या कारण हो सकता है? तो भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण आदि। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है? और ये आपका चैप्टर 17 का लास्ट 17 नंबर है, याद रखिएगा। और इसके बाद कोई एमसीक्यूज नहीं है, ये आपका आखिरी वीडियो है एमसीक्यूज से जो मैंने लगभग क्लास 8 का करा दिया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुनर्वन रोपण, याद रखिएगा पुनर्वन रोपण। तो फ्रेंड्स ये थे आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित एमसीक्यूज, ठीक है। और लगभग मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज करा दिए हैं साइंस से संबंधित। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और प्लीज़ पसंद आता है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को, और साथ ही साथ लाइक करें मेरे वीडियो को, और मैं क्या कहूँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय एंड टेक केयर।